respected dais, Honorable Vice Chancellor, Professor Tyagi ji, Professor Ranjan Kumar, Dean Faculty of Law, Professor Rama Shankar Tripathi जी, वो हमारे अपने हैं, हमारे सीनियर हैं समाज शास्त्र के फील्ड से, और डॉक्टर मिराज जी जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, डॉक्टर शिल्पी जो कन्वीनर हैं शायद इस प्रोग्राम की। इतने ज़्यादा टाइट शेड्यूल था कि हम देख नहीं पाए कोई बात है या नहीं, इसलिए हमको थोड़ा सा डाउट था। तो थैंक यू यहाँ पर बुलाने के लिए। और हम समझते हैं कि आप सब लोग किस मानसिकता में हैं इस समय। जब कोई कोर्स कंप्लीट होता है और 10 दिनों से आप अपने घरों से बाहर होते हैं, मान के चल सकते हैं हम शायद कि आप में से ज़्यादातर लोग आउट ऑफ वाराणसी मतलब के बाहर से आए हुए हैं। तो ये वो समय है जब आप किसी को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते, आप जस्ट पैकअप करके जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते हैं। और इस मानसिकता को समझते हुए हम आपको बहुत टॉर्चर नहीं करना चाहेंगे। 10 दिन तक आप ऑलरेडी टॉर्चर हुए हैं कि एक टीचर को पूरे दिन बिठाकर सुनाना सब्जेक्ट क्या होता है। ये हम लोग भी रिफ्रेशर कोर्स और ओरिएंटेशन कोर्स जब करते थे तो बहुत अच्छे से समझते थे। तो उसी एम्पैथी को लेकर एम्पैथाइज कर सकते हैं हम आप सबके साथ, और इसी कारण से हम जो भी बोलेंगे बहुत थोड़ा बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे, ताकि आप सब लोग फ्री हो सकें और अपने अपने घरों की ओर जा सकें। जैसा कि इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के टाइटल था, रीसेंट ट्रेंड्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी, इस वर्कशॉप का टाइटल था, इस कोर्स का टाइटल था। रीसेंट ट्रेंड्स के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ बताया गया होगा, और जैसा कि अभी वाइस चांसलर साहब भी कह रहे थे कि जो है हमारे आसपास की परिस्थितियाँ जो है बहुत तेज़ी से बदल रही है। अगर आप अपने आसपास नज़र डालें तो आप पाएंगे कि हम एक ऐसे फेज में हैं जहां इंडस्ट्री 4.0 और एजुकेशन 4.0 की हम बात कर रहे हैं। यानी 3 फेजेस एजुकेशन के और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हम ऑलरेडी पार कर चुके हैं, और हम चौथे फेज में एंटर कर रहे हैं। और चौथा फेज हमारे लिए और हम सबके लिए एज अ टीचर बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि ये वो फेज़ है जहाँ पर इंडस्ट्री 4.0 के लिए हमें अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री 4.0 यानी एक ऐसी व्यवस्था जो कि कैरेक्टराइज जिसको होता है मशीन लर्निंग, डार्क फैक्ट्री यानी उस फैक्ट्री में कोई इंसान नहीं मौजूद होगा सिवाय वीक में एक आध दिन जाने के, और 24/7 वो फैक्ट्री वर्क करेगी। तो हम इस एज में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें, हम ऐसे दौर में अभी मौजूद हैं। और अगर हम एक रिपोर्ट को कोट करें तो 2030 में नियरली 70% ऑफ द जॉब्स जो हैं वो हमें नहीं पता, क्योंकि इंडस्ट्री 4.0 और एजुकेशन 4.0 के कारण आने वाले दिनों में, हम 2022 में हैं, आज से 8 साल बाद नियरली 70% जॉब्स किस प्रकार के होंगे ये हम प्रेडिक्ट करने की पोजीशन में नहीं हैं, ये हम विजुअलाइज करने की पोजीशन में नहीं हैं। तो हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि हमारे सामने चैलेंज बहुत बड़ा है। और ऐसे में जब हम बात करते हैं रीसेंट ट्रेंड्स इन रिसर्च मेथोडोलॉजी की, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिसर्च जो है उस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करेगा। इंडस्ट्री 4.0 के लिए हम लोगों को तैयार कर पाएंगे, आने वाले समय के लिए हम ज्ञान को अर्जित कर पाएंगे या सामने ला पाएंगे उन तथ्यों को रिसर्च करके जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं समाज में, बस उनको नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। अगर हम रिसेंट ट्रेंड्स में बात कर रहे हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स होना चाहिए, लेकिन हम रिसेंट ट्रेंड्स क्या हैं आज के रिसर्चेस में, आपने पूरे 10 दिन सुना है, जस्ट हम नाम लेंगे, पूरा हम
डिटेल में आपको बताने की कोशिश नहीं करेंगे। बिग डेटा एनालिटिक्स, ये जो है आज के दिन में सोशल साइंसेस की बात कर रहे हैं। जो शब्द हम बोल रहे हैं ये साइंस के लिए नहीं बोल रहे हैं, सोशल साइंसेस और लॉ के लिए बोल रहे हैं। हमारे रिसर्च में जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो है बिग डेटा एनालिटिक्स, और अगर हम देखें तो कंप्यूटर असिस्टेड कंटेंट एनालिसिस एज अ मेथड ऑफ एज अ टेक्निक ऑफ डेटा कलेक्शन हम सब यूज़ करते हैं। लेकिन आज जो कंटेंट एनालिसिस का ट्रेंड है वो है कंप्यूटर असिस्टेड कंटेंट एनालिसिस। फिर अगर हम देखें तो फिर ग्रुप बेस्ड सुपर फोरकास्टिंग, ये भी एक ट्रेंड है जहाँ पर फ्यूचर्स को डेटा के बेसिस पर एक ग्रुप के द्वारा प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जाएगी। और ये सारे सोशल साइंसेज में रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च में नए ट्रेंड्स के रूप में हम देख सकते हैं। मल्टी मेथड रिसर्च जिसकी हम सब लोग बात करते हैं, हम ऑलरेडी अवेयर हैं, क्योंकि रिसर्च जो है आज के दिन ज्ञान को या रिसर्च के टेक्निक को हम सिंगल बॉक्स कंपार्टमेंट में बंद करके नहीं रख सकते, यानी कंपार्टमेंटलाइजेशन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब समय जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का है, मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च का है और ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च का है। तो जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी आप देखें, बहुत ओपननेस है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड है चीज़ें। आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप एक डिसिप्लिन को छोड़ के अगले को ज्वाइन कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। और तरह तरह के कोर्सेज प्रपोज किए जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ पर आप जिसको मतलब नए तरह का नॉलेज अपने लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब हम बात करते हैं रिसर्च की, तो रिसर्च एनवायरनमेंट ट्रेंड्स तो ठीक है, एक नज़र उस पर भी डालना पड़ता है, क्योंकि हमें जब भी कोई प्रपोजल तैयार करना है, कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये कि रिसर्च जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, क्योंकि इसका नेचर कोलैबोरेटिव होता जा रहा है। हम मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात कर रहे हैं। आज सुबह 10 बजे से एक मीटिंग में थे हम, जहां हमको अपने कोर्स को डिफेंड करना था। एक कोर्स जो हमने प्रपोज किया है, जो इस साल से एडमिशन के लिए ओपन हो रहा है, और उस पूरे कोर्स में कई क्वेश्चंस किए जा रहे थे, और जिसका मेजर एम्फेसिस जो था कि आपके कोर्स में मल्टीडिसिप्लिनरी एंगल कितना मौजूद है और कितना नहीं है, और हमें उन्हें कन्विंस करना था पूरे बोर्ड को कि कैसे मेरा कोर्स कम्प्लीटली मल्टीडिसिप्लिनरी है, क्योंकि वो जनरल स्टडीज़ का कोर्स होने के बावजूद वो एग्रीकल्चर भी पढ़ाएगा, वो क्लाइमेट चेंज भी पढ़ाएगा, वो वॉर भी पढ़ाएगा, एंड इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रिकन एरियाज ऑन डिफरेंट जेंडर्स को भी पढ़ाएगा। तो जो हम कहना चाह रहे हैं, रिसर्च सिनेरियो या रिसर्च लैंडस्केप जो है आज के दिनों में वो कॉम्प्लेक्स हो गया है। स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं रास्ते में, और आपको उनसे बचते हुए निकलना है, और उसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। फंडिंग की सिचुएशन आप देखें, फंड्स कट किए जा रहे हैं, और रिसर्च को फंडिंग इम्प्रेस का कि शायद किसी ने भी बात की थी, इम्प्रेस जो है ICSSR का फर्स्ट राउंड दिया गया, उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सेकंड राउंड इम्प्रेस के रिजल्ट जिसका इंटरव्यू 2 साल पहले हुआ था, आज भी अनाउंस नहीं किए गए हैं। रीजन फंडिंग। तो फंडिंग बड़े स्केल पर हम लोग इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस को बिलोंग करते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को उसका दर्जा मिला है, और पूरा का पूरा एम्फेसिस जो है सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज पर है। वहाँ पर फंड जनरेट कीजिए। जो हम विदेशों में देखा करते थे, हम उसको, हमको याद है जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, तब कोई एक बहुत सीनियर टीचर ने ये कहा था कि आने वाले समय में जॉब्स जो हैं कॉन्ट्रैक्चुअल होंगे, विदेशों की तरह होंगे, और आपको प्रूव करना पड़ेगा अपना कैलिबर,
मतलब जॉब को बनाए रखने के लिए हम उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग लकी थे, बोला जरूर गया था उस समय पर, लेकिन वो इम्प्लीमेंट उस समय तक नहीं हो पाया। और अब जो है बहुत लंबी नौकरी नहीं बची है, 14 साल की नौकरी है मेरी, तो हम लोग निकल जाएंगे। आने वाले जनरेशन जो है उसको सावधान होने की जरूरत है, और सावधान इन द सेंस अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज फ्लो कर रहे हैं आपके अराउंड। बस आप देखिए, उसको पहचानिए और उस अपॉर्चुनिटी को सीज कीजिए। जब हम रिसर्च की सोचते हैं, आपको बड़ा अटपटा लगेगा सुनकर, हमको जामताड़ा ब्रिगेड जो है वो सबसे बड़ा रिसर्चर नजर आता है, और हम एक डेविड ग्रुप का एग्जाम्पल दे रहे हैं, फुल्ली अवेयर हैं एज सोशियोलॉजिस्ट कि हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन आप उनके कार्य प्रणाली को देखिए, जो जामताड़ा में लोग मौजूद हैं, जो ठगते हैं, हमारे आप बहुत से लोग उसके शिकार बन चुके हैं, हमारे आसपास के बहुत अवेयर लोग भी उनके शिकार बन चुके हैं इस जामताड़ा ब्रिगेड के। हम ये कहते हैं वो उनका फोकस जो है मिसप्लेस्ड है। अगर कोई इतना इंटेलिजेंट हो सकता है कि वो फ्यूचर को देख सके कि बेवकूफ कैसे बनाया जा सकता है, कैसे पैसे लोगों के अकाउंट से निकलवाए जा सकते हैं, और नए नए तरीके अगर वो इजाद कर सकता है, तो उससे बड़ा रिसर्चर कौन होगा। हमें उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने की ज़रूरत है और सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। हम अक्सर ये महसूस करते हैं कि इतना इंटेलिजेंट रिसर्चर जो है उसको एकेडमिक्स में क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों वो पैसे की चोरी में अपना दिमाग बर्बाद कर रहा है। इंटरनेशनली रिनाउंड होंगे अगर वो एकेडमिक्स में वैसी ही प्लानिंग करने लग जाएं जैसा वहाँ लोगों का अकाउंट खाली करने में वो करते हैं। तो रिसर्च का जो सिनेरियो है, बेसिकली आपको बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। बहुत सी परिस्थितियों को आपको पहले से भांपने की ज़रूरत है कि फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाने वाला है, और आपको उसके लिए तैयार होने की ज़रूरत है। ये मत कहिए कि नौकरी है, नहीं है, वो रियलिटी है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने लिए और अपने साथ के लिए नौकरी को जनरेट कीजिए, क्रिएट कीजिए अपॉर्चुनिटी को, और रास्ते पर आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए। क्रिटिसिज्म आपको कहीं नहीं ले जाएगा, क्योंकि हम सबको इस रियलिटी के साथ रहना है, इस रियलिटी के साथ आगे बढ़ना है। और जब हम बात करते हैं रिसर्च में, जो आपने इतने 10 दिनों में सिंथेसाइज किया होगा, जब आप अपने रिसर्चर्स को वो ट्रांसफ़र करेंगे, बेसिकली ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। जनरली हमने देखा है ये टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स की कि वो उस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं जिसका मटेरियल उन्हें आसानी से मिल जाए, उस पर काम हुआ हो, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था, जैसे कि शेड्यूल कास्ट की परिस्थितियाँ, अनुसूचित जाति जनजाति की परिस्थिति, दुनिया भर के रिसर्च मिलेंगे और सब उसी लीक पर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इस पर कुछ नया नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, पंचायती राज पर भी किया जा सकता है और अनुसूचित जाति और जनजाति पर भी किया जा सकता है, लेकिन आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने की वहाँ पर ज़रूरत है। तो जब भी आप रिसर्च की अपने स्टूडेंट्स को परमिशन दें, तो उन्हें घिसे पीटे टॉपिक की कभी भी परमिशन मत दें। आपको कोसेंगे, लेकिन आपको आके लास्ट में थैंक यू भी बोलेंगे वो, कि एटलीस्ट आपने उनको उन टॉपिक की ओर जाने से बचाया। तो एक इनोवेटिवनेस लगातार लाने की ज़रूरत है और एकदम नए एरियाज में कूदने की ज़रूरत है हमें, ताकि हमारा रेलेवेंस बना रहे, ताकि वो जो नॉलेज हम जनरेट कर रहे हैं उसका रेलेवेंस बना रहे, और वो रेलेवेंस जो है सोशली यूजफुल तरीके से बना रहे। क्योंकि जो रिसर्चेस हो रहे हैं, अगर आप घिसे पिटे तरीके से उन रिसर्चेस को कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की वर्क्स को कॉपी कर रहे हैं, जो आजकल काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लैगियरिज्म चेक किया जाता है, तो बहुत हद तक नहीं पॉसिबल है। लेकिन नया जनरेट कीजिए ना, दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी है, तो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना,
जैसे मेरा एक रिसर्च स्कॉलर है जिसको हमने क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर, इस पे हमने ये टॉपिक दिया। वो आज भी 2 साल हो चुका है मेरे अंडर उसको आए हुए, आज भी वो खो गया है उस टॉपिक में, ऐसा वो बोलता है और इतना ज़्यादा वो घबराता है। हमने कहा पढ़ना शुरू करो क्लाइमेट चेंज को। मैडम क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा एरिया है, हमने कहा हर चीज़ पढ़ने की नहीं ज़रूरत है, क्लाइमेट चेंज का बेसिक्स पढ़ो, एग्रीकल्चर को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है वो पढ़ो। और हम सही में उसको यूएन जाने का मन है, हमने कहा आपको यूएन जाना आपका एक एम्बिशन है और अगर इस रिसर्च को आपने प्रॉपरली कर लिया तो जो डेटा जनरेट होगा, जो पेपर्स छपेंगे, कितने साइटेशंस होंगे उसके कि आप वो यूएन जाने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपरली वर्क करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसा वर्क होता है। टॉपिक तो नया दिया गया है, लेकिन रिजल्ट क्या आता है वो तो अभी भविष्य के गर्भ में है, देखने वाली बात होगी। तो यूजफुल टॉपिक पर रिसर्च वो जरूरी है। सोशल जिसका कॉज हो, रिसर्च विद का कॉज, ऐसे टॉपिक्स को हमें लेना चाहिए और उस पर डेटा जनरेट करने की कोशिश करनी चाहिए। रिसर्च से डेटा जनरेशन ही नहीं है बल्कि इंटर रिलेशन इन मल्टीपल वेज उसकी जरूरत होती है, जहाँ एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के बेसिस पर आप आगे बढ़ते हैं और उसी के बेसिस पे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जब आप लेते हैं ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि आपको पता होता है आपको कैसे आगे बढ़ना है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करता है और उसके बेसिस पर उस स्लाइड में जब आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो वो बहुत ही वैलिड कंक्लूजन के रूप में आता है हमारे सामने। तो ठीक है, रिसर्च होना चाहिए, नए एरियाज पे होना चाहिए, सोशली रेलेवेंट इश्यूज पर होना चाहिए और इसका फायदा समाज को भी मिलना चाहिए। ऐसा रिसर्च जिसका समाज को कोई फायदा ना पहुंचे, बहुत यूजफुल रिसर्च तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो इन चीज़ों से बचने की सलाह आप अपने स्टूडेंट्स को देंगे, अपने रिसर्च स्कॉलर्स को देंगे, ऐसी उम्मीद है हमको। और ये यहाँ पर बैठी हैं, ये मेरे अंडर में मतलब प्रॉस्पेक्टिव स्टूडेंट बोल सकते हैं। रिसर्च ये ऑलरेडी कर रही है लखनऊ से, लेकिन पीडीएफ ज्वाइन करना है इसको, तो शायद तुम्हें पता चल गया है मेरे अंडर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सिंसियर काम है रिसर्च, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते, अदरवाइज आप हो जाएंगे और आप अपने आप को कंक्लूजन ड्रॉ करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अगर आप रिसर्च को लाइटली लेंगे। तो यही सारे कुछ आपको अपने स्टूडेंट्स को बताना है, बाकी सब कुछ आपने 10 दिनों में सुना है और इन्हीं वर्ड्स के साथ जो है हम विराम देंगे अपने वक्तव्य को, ताकि आप सब लोग जल्दी से जल्दी फ्री हो सके। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for your knowledgeable words. You acted as a torch bearer for us. Now I request Miraj Hashmi sir to please come up. Now we have to going telling about the proceeding of the program. 10 days program, faculty development program on emerging trends in research methodology. Shift from monodisciplinary to transdisciplinary research. It started from 21st May to 30 May 2022. Organized by faculty of law, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth. Each day our plenary session started at 2 p.m. First day, day 1, 21st May 2022, our resource person was Professor Pinky Sharma, Faculty of Law, Delhi University, Delhi, gave constructive lecture on the theme of research ethics. Second day, 22 May 2022, our resource person was Professor Rishi Pal, Pedagogy, Dean Pedagogy and Capacity Building, Sri Vishkarma Skill University, Haryana, expressed influential lecture on the theme of fundamentals of doing qualitative, quantitative and doctrinal research.
Day 3rd, 23rd May 2022. Again, Professor Rishipal, Pedagogy, Dean, Pedagogy and Capacity Building, Sri Vishwakarma Skill University, Haryana, said on the theme of emerging trends in research, shift from monodisciplinary research to transdisciplinary research. He was very convenient, and day 4th, 24th May 2022, our resource person was Professor Madhu Kushwaha, Faculty of Education, Banaras Hindu University, Varanasi, lead on the topic of academic writing skills. Day 5, 25th May 2022, Dr. Parijat Pradhan, Assistant Professor, Department of Sociology, Central University of South Bihar, gave enthusiastic lecture on e-resource material, switching to e-discoveries, social network and social media. Day 6, 26 May 2022, Professor Ajay Kumar, Dean Academic Affairs and Law, Chanakya National Law University, Patna, expressed their lecture on the theme of misconception in review of literature. In addition to this lecture, on the same day, Dr. Mani Bhushan, Dean Faculty of Law, Patna University, Patna, also expressed their thought on the misconception in review of literature. Day 7, 27 May 2022, our resource person was eminent legalist Professor D.P. Verma, ex-Dean, Faculty of Law, Banaras Hindu University, covered lecture on the current trends in socio-legal research. Day 8, 28 May 2022, our resource person was Professor Gyan Prakash, Department of Statistics, Banaras Hindu University, Varanasi, exhibited his knowledge on the theme of Introduction to SPSS, cross-tabulation and analysis of variance. Day 9, 29th May 2022, Dr. Manish Tiwari, Assistant Professor Grade 1, Department of Sociology, NIT Patna, gave lecture on predictive methods such as hypothesis and testing hypothesis. And day 10, last day today, 30 May 2022, Professor Ramashankar Sir, Tripathi Sir, Department of Sociology, Mahatma Gandhi Rashtriya Vidyapeeth, gave very interesting lecture on the data visualization. In this faculty development program, around 50 participants of various institutions attended. This is the proceeding of faculty development program. Thank you. I request a backbone of Faculty of Law, a Dean and Head, Professor Ranjan Kumar Sir, to fulfill the formality of vote of thanks. विधि विभाग के द्वारा आयोजित 10 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आज अपने समापन की स्थिति में है। इस समापन सत्र में आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी को आना था, लेकिन शासन में अति आवश्यक बैठक होने के कारण सर ने असमर्थता जताई, वो हमारे बीच नहीं आ पाए। उन्होंने अपनी सहमति दी, मैं उनका बहुत धन्यवाद प्रेषित इस मंच के माध्यम से करना चाहता हूँ। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति जी जो हमारे बीच थे। जैसा कि हम जानते हैं कि चेयर को बहुत सारी दिन में काम की आवश्यकता पड़ती है, समय कम था लेकिन पर्याप्त समय हम लोग को दिए, अपने अध्यक्षीय उद्बोधन दिए हम लोग के बीच में। मैडम से पूछकर वो गए
क्योंकि मैडम आज इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आई हैं। मैं सर का भी अपने संकाय की तरफ से माननीय कुलपति जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी समाजशास्त्र विभाग की आचार्य श्वेता प्रसाद मैडम का मैं बहुत आभारी हूँ। मैडम हमारे इस फैकल्टी में दूसरी बार आई हैं, मैं आपको बहुत इस फैकल्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैडम आपने जो अपने उद्बोधन में हम सभी को बताया, उसमें एक विषय पर आपने कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों के विषय में जो बात कही, मैडम इसकी शुरुआत हमें लगता है 20 साल पहले से हो गया। जब हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से 96 में LLM करके निकले तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों में सेल्फ फाइनेंस कोर्स खुल रहे थे। उस समय तक नौकरियों की बहुत समस्या नहीं थी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय उस समय अपने फैकल्टी में विधि की शिक्षा की शुरुआत की थी और वहां से एक विश्वविद्यालय में शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश में। मैक्सिमम फैकल्टी वहां कॉन्ट्रैक्ट पे है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय सिर्फ 7 फैकल्टियां वहां परमानेंट हैं। अच्छा, सरकार को भी इसमें आनंद है, कोई लायबिलिटी नहीं है। हम विदेशों की बात करते हैं, मैडम ने बहुत अच्छा दृष्टिकोण हम लोग के सामने रखा कि विदेशों में कॉन्ट्रैक्ट पे ही नौकरी होती थी, लेकिन भारत और विदेश में बड़ा अंतर है। हम यहाँ भारतीय संविधान में सामाजिक सुरक्षा की भी बात करते हैं, वहाँ के संविधान में नहीं पाया जाता है। कहीं कहीं हम फैले हैं इस मामले में, हमारी सरकार यहाँ फेल हो चुकी है। ये जब हम सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी दे रहे हैं, आप बताइए कि एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर या किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? वो तो अपनी नौकरी बचाने में ही 1 साल बिता देता है, वो कुछ सोच ही नहीं सकता है। तो खैर इस देश के लिए ठीक नहीं है, हम विदेशों की तुलना करते हैं, लेकिन इस मामले में ठीक नहीं है। मैडम ने बहुत अच्छी बात, ये भी एक शोध का विषय है। सोचिए 20 साल पहले किसी ने मैडम से कहा था, ये भी एक शोध का विषय है कि क्या ये हमारे देश के लिए सही है। आपका मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत मूलभूत विषय पर आपने हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हमारे अध्यापक हम सभी को अवगत कराया। हमें सोचने की जरूरत है। आपका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में आई। हमारे वरिष्ठ अभिभावक माननीय प्रोफेसर रमाशंकर त्रिपाठी सर, हमें याद है जब से मैं इस विश्वविद्यालय में आया हूं तब से सर का सानिध्य हमें मिलता रहता है। सर समाजशास्त्र से भले जुड़े हैं, लेकिन लास्ट से उनका शुरू से ही हमने देखा कि बड़ा घनिष्ठ नाता रहा है। सर का ही नहीं, समाजशास्त्र विभाग का ही रहा, क्योंकि पहले हम लोग का विभाग समाजशास्त्र के ही बगल में चलता था। और हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद स्नेह प्रेम मिलता रहा हम लोग को। आज भी आप देखे हैं कि सर हमें लग रहा है 1 बजे से आके बैठे हुए हैं, हमारे अनुरोध पे रुके हुए हैं। मैं सर का बहुत आभारी हूँ। आप हमारे फैकल्टी में हमारे LLM और शोध छात्रों को रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर पढ़ाते हैं। सर मैं आपका इस मंच से अपने विभाग की तरफ से सर धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका ऋणी हूँ सर कि आप हमारे अनुरोध पर अन्य कार्यक्रमों को छोड़कर हमारे छात्रों को हमारे बीच रहते हैं। सर मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद अपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोगों का करता हूँ जो 10 दिन लगातार 4 घंटा इस कार्यक्रम में भागीदारी किए। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। अगर वे यहाँ नहीं पार्टिसिपेट करते तो शायद ये कार्यक्रम ही नहीं होता। तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद उन्हीं का है जो अभी सुन रहे हैं हम लोग को। मैं अपने विभाग के सभी अध्यापक कर्मचारियों सबका मैं स्वागत करता हूँ, खासतौर से डॉक्टर शिल्पी गुप्ता, डॉक्टर मिराज, जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक नई रूपरेखा दिया, बहुत मेहनत की। उन लोगों को विशेष धन्यवाद। उन लोगों ने एक बड़ा काम इस विभाग के लिए किया।
मैं इस मंच के माध्यम से अपने अन्य अध्यापकों को भी कहना चाहता हूं कि अगर वो भी कुछ करना चाहें तो उनका स्वागत है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं किसी नए विषय क्षेत्र में कुछ करें ताकि इस विभाग का, इस फैकल्टी का नाम हो। आने वाले समय में मैडम ने विजिट करने वाली है, इसलिए इन चीज़ों की और आवश्यकता है। मैं जिनका नाम नहीं ले पाया हूं उनको भी मेरा धन्यवाद। समय बहुत ज़्यादा हो गया, मैडम को भी जाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद सबको। धन्यवाद। Thank you, sir. With this, we have come to an end to the 10 days faculty development program, and I request everyone to stand